ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 65 चल रहा था हमारा, आधा सम हो गया था सॉल्व एंड थोड़ा सा बाकी था। ओके तो एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट। तो जीव लिमिटेड कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से मतलब है ही नहीं इस फॉर्मूला में। दूसरा आपको यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आपको 12% लॉन्ग टर्म डेट्स दिया हुआ है, 20 लाख रुपए, एंड इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से। एंड टैक्स का रेट आपको दिया हुआ है 40%। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है एंड टैक्स का रेट दिया हुआ है कि इसमें से कितना टैक्स माइनस किया था। तो अब मुझे चाहिए थी एक तरीके से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की अमाउंट। अब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके, उससे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स माइनस करने से पहले हमारी जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट थी वो थी 100 रुपए। फिर टैक्स की अमाउंट है 40 रुपीज, 100 का 40% ऑब्वियसली 40 रुपीज होता है। तो 100 रुपए का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 40 रुपए का टैक्स था, तो वो माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 60 रुपए। ये है आपका नेट प्रॉफिट एक तरीके से आफ्टर टैक्स, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की कैलकुलेशन मैंने की, तो ये 60 रुपीज अगर 1,20,000 रुपए है तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि 100 रुपए हमने सपोज किया था वो कितना होगा। तो ये 100 रुपए जो है वो ऊपर जाके 1,20,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये 60 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। मैं एरोज बना सकता हूँ पर क्यों 2 मिनट वेस्ट कर लें। ठीक है, ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1,20,000 के साथ, एंड ये 60 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। उसकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी दी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है, पर ये भी हमारे काम का नहीं है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, हमको वो चाहिए। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो फाइंड करनी पड़ेगी। वो मैं साइड में यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ, उसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे साइड में ही कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर दें, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता हूँ। इंटरेस्ट भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं चाहिए बेटा। ओके, सारे के सारे इंटरेस्ट हमको मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स बोलो या मैं इसे नॉन करंट लाइबिलिटी बोलना पसंद करता हूँ, वही हमें एक तरीके से जो लॉन्ग टर्म डेट्स वाला इंटरेस्ट है वही चाहिए हमें। ठीक है, करंट लाइबिलिटी पे कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए करंट लाइबिलिटी वाला इंटरेस्ट देंगे। ओके, एंड अगर आपने उसको प्लस कर दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो रॉन्ग हो जाएगा सम। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात का। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टोटल 20 लाख रुपए जो है उसका लॉन्ग टर्म डेट हमारा है। थोड़ा आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, चलो मैं इसकी कैलकुलेशन नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 लाख। इतने का हमने लोन लेके रखा हुआ है लॉन्ग टर्म, और इस पे परसेंटेज जो है वो 12% है। 12% मतलब 12/100। तो अब 20 लाख का 12% हमें निकालना है। ठीक है, 20 लाख का 12%। यहाँ पे साइड में मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, तो इसका आंसर आ रहा है 2,40,000। तो ये 2,40,000 जो है ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में हमने जस्ट अभी ये रहा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला 2 लाख रुपए। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स भी आ गया 2,40,000। ठीक है, अब यहां से हम जो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट ये आ गया, ये हमें चाहिए था। अब इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब हमने कैलकुलेट किया 2 लाख, एंड इंटरेस्ट ये भी हमने कैलकुलेट किया 2,40,000। तो इंटरेस्ट में वापस से प्लस कर दूंगा, तो ये जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट वाली जो अमाउंट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹4,40,000। तो ये हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो आ गई। आगे बढ़ते हैं। डेट्स की जो वैल्यू है मतलब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स वो भी हमने फाइंड कर लिया 2,40,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो भी कैलकुलेट कर ली
4,40,000। अभी बस फॉर्मूला में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की जो फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, उसकी अमाउंट न्यूमरेटर में लिखते हैं जो कि है 4,40,000, एंड डिवाइड में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स की जो वैल्यू है वो है 2,40,000। अब इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, एंड आंसर में मतलब 4,40,000 में यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ पहले। 4,40,000 डिवाइड बाई 2,40,000, ये डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 1.833333। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1.83 लिखो, एंड पीछे आपको ऐसे टाइम्स लगाना जरूरी है। ठीक है, पीछे अगर टाइम्स नहीं लगाओगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में तो उसका आधा मार्क्स टीचर ऐसे ही काट लेगी, भले सम आपने पूरा सही सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आधा सम मैंने कल करवाया था, आधा आज हो गया कंप्लीट, एंड पूरा मैंने वापस से आज समझा दिया। एग्जाम्पल नंबर 65 है, आपको दो ही सम्स दिए हुए हैं। एक आपको मतलब एग्जाम्पल्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के दो ही दिए हुए हैं। ठीक है, एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 64 एंड एक ये एग्जाम्पल नंबर 65। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये आंसर है। अब एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपकी एक्सरसाइज में से पीछे एक नंबर 65 आपका मेरे को मिला, क्वेश्चन नंबर 65, ये आपकी गरेवाल ही है, एंड उसमें से ही पीछे मैं गया एंड उसमें एक पीछे से क्वेश्चन जो है वो मैं आगे लेके आ गया, क्योंकि 3 सम्स मैंने सोचा कम से कम 3 सम्स की तो प्रैक्टिस कम से कम मैं करवा दूं, कम से कम 3 सम्स मैं करवा दूं। एंड ये सम मैंने देखा तो ये सम थोड़ा लेंथी था, थोड़ा बड़ा सम था, तो मैंने सोचा एक सम और करवा ही देते हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 65 है। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 65 है, इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला होती है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ओके, या इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो लिख दी, अब दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के सम्स लिमिटेड ही हैं, इतने ज़्यादा आपके टेक्स्ट बुक में दिए ही नहीं हुए हैं, क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियोज इतने हार्ड हैं ही नहीं, सॉल्वेंसी रेशियोज ईजी होते हैं। इनमें बस आपको फॉर्मूला याद हो जाए, 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लो तो सॉल्वेंसी रेशियोज आपको तकलीफ नहीं देंगे कभी भी। हाँ, तकलीफ देने वाले रेशियोज हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो में खतरनाक से खतरनाक सम्स होते हैं, एंड आगे ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं, मैं सिखाऊंगा भी, जो बहुत तकलीफ दे सकते हैं, जिनमें बहुत दिमाग का दही है, बहुत सारी फॉर्मूलाज लर्न करनी पड़ती हैं। पर सिंपल ये है, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स, जितने फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स आप समझोगे उतना आपको इजी लगेगा। ठीक है, अब जैसे अभी इतने सारे सम हमने किए, अब आपको करंट रेशियो का अगर आप कोई सम करोगे तो वो आपको इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि करंट रेशियो के सम की जो फॉर्मूलाज होती हैं उसमें करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होती है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होती है। अब क्योंकि इतने सारे सम्स हमने किए हैं तो आपको अब अच्छी तरह से पता है कि करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि दूसरी बहुत सारी ऐसी फॉर्मूलाज हैं जिसमें ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज जो है वो फाइंड करना पड़ता था। वर्किंग कैपिटल जो है उसके कैलकुलेशंस जो है वो भी हमने करंट रेशियो में बहुत बार की, तो उसकी भी फॉर्मूलाज आपको याद है, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला, एंड कैसे उसको हम अलग तरीके से उसमें से कैसे मिसिंग वैल्यूज जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज होते जाएगी, ओके, वैसे वैसे आपके लिए पुरानी फॉर्मुलाज इजी होती जाएंगी। मतलब अभी इसके बाद में जो फॉर्मुला सिखाऊंगा, दूसरी फॉर्मुला सिखाऊंगा, उसमें जो आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे वो आप सीखोगे तो ये फॉर्मुलाज आपको इजी लगेगी, क्योंकि इनमें जो इंफॉर्मेशन है वो आप आगे और डिटेल में सीखोगे, या आगे आपको जो फॉर्मुलाज हैं वो सीखने में आसानी होगी। अब जैसे एक फॉर्मुला मैंने आपको सिखाई थी प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके, जस्ट इसके पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के पहले ही वो फॉर्मूला मैंने सिखाई, उसमें फॉर्मूला होती थी इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। अब उसके पहले आपने टोटल एसेट टू डेट रेशियो सीखा था। ठीक है, उसके पहले आपने डेट टू इक्विटी वाला जो फॉर्मूला है वो आपने सीखा था। तो आपको ये पता था पहले से ही, क्योंकि आपने दो फॉर्मूलाज उससे पहले सीखी थी, जिसमें आपको इक्विटी भी मैंने फाइंड करना सिखाया था एंड जिसमें आपको टोटल एसेट भी मैंने फाइंड करना सिखाया था। तो प्रोप्राइटरी रेशियो आपके लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि पहले से ही पता है कि इक्विटी कैसे फाइंड करते हैं, ओके, टोटल एसेट कैसे फाइंड करते हैं, तो नया तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे आगे होता जाएगा, और ये चैप्टर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे
वैसे वैसे ऑब्वियसली टिपिकल सम्स तो होंगे ही, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज ईजी होता जाएगा। एंड ऐसे अच्छा ऐसे नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट इसके बाद है ही नहीं चैप्टर में, कॉन्सेप्ट्स हैं 140 एग्जांपल्स हैं। ऑब्वियसली मैं सारे नहीं कर पाऊंगा, ओके, पर जितने भी मैं करवाऊंगा अच्छे टिपिकल आपके एग्जाम में आने वाले एंड जो मेरे को लगेगा हार्ड है वो करवाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक 65 नंबर पीछे से मैंने टेक्स्ट बुक में से डाल दिया है। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स आपको दिए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिए हुए हैं। ये मेरे हिसाब से तो कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं, क्योंकि इनका इक्विटी शेयर्स का एंड प्रेफरेंस शेयर का कोई काम है नहीं। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो शेयर होल्डर्स फंड में आते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज निकालने में इनका कोई काम है नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे आपको डिबेंचर्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक दिया हुआ है, ओके, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक जो है वो भी हमारे काम का नहीं है, इन पे जो इंटरेस्ट होता है वो हमारे काम का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये फाइंड कर लेता हूं जो इजी पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, आज और अच्छी तरह से मैं लिखूं अगर, तो इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, फिर टैक्स की अमाउंट, टैक्स की पिछली बार परसेंटेज दिया हुआ था, इस बार अमाउंट दी हुई है। अमाउंट दी हुई है तो थोड़ा इजी हो जाता है, जब परसेंटेज देते हैं तो वो फिर सपोज करके कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले तो इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स का फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स इक्वल्स टू 50,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं, उस पर 10% का डिबेंचर, 10% मतलब 5,000 रुपीज़। 10% निकालना बहुत ईजी है। 10% अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, पर नहीं पता है तो अगर 50,000 का 10% निकालना है तो सिर्फ एक जीरो हटा दो। ठीक है, 50,000 में से एक जीरो हटा दोगे तो 10% हो जाएगा, सिंपल। फिर उसका डबल कर दो, 20% हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 10% का आधा कर दो तो 5% हो जाएगा। तो एक ऐसे ही कुछ ट्रिक्स हैं परसेंटेज वगैरह की। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। तो बाकी अभी इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल्स टू 5,000 रुपये प्लस जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक है उसका 5,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो नहीं दिया हुआ है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, वो इसका इंटरेस्ट जो है वो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स फंड है। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स बस। तो ये टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो 10,000 रुपये आ गया। या मेरी कोई मिस्टेक है, देखेंगे। अगर मेरे को लग रहा है शायद मेरी कोई मिस्टेक है, देखेंगे बाद में। आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो सब सही जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया 10,000 रुपीज। इसके बाद हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसके लिए हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर टैक्स की जो अमाउंट है वो प्लस करनी पड़ेगी एंड इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो प्लस करनी पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला आपको आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं दी हुई है, पर मैंने ये फॉर्मूला जो है वो आपको पहले ही लिखवा दी थी। ठीक है, अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो टैक्स की अमाउंट एंड इंटरेस्ट की अमाउंट उसमें वापस से प्लस कर दो, तो आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की जो अमाउंट है वो आ जाएगी। इसको ही कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे वापस से पूरा लिखो इससे अच्छा। एंड यहाँ पे अमाउंट्स जो है वो लिख देते हैं।
ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो अमाउंट है क्वेश्चन में दी हुई है 75,000 दी हुई है, टैक्स की जो अमाउंट है वो क्वेश्चन में दी हुई है 9,000। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है वो आपको दिया हुआ था 10,000 रुपीज जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो अमाउंट है 75,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, तो ये आपको दी हुई है 94,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 94,000 रुपीज। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लास्ट में सिर्फ दोनों अमाउंट्स आ गई, इंटरेस्ट की जो है अमाउंट है वो भी आ गई, एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो है उसकी अमाउंट भी आ गई। अभी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की फॉर्मूला जो है वो मैंने ऊपर लिख दी है, अभी बस उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू 94,000 अपॉन 10,000। ठीक है, तो 94,000 अपॉन 10,000, तो इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर आएगा 9.4 टाइम्स। ठीक है, टाइम्स लिखना जरूरी है, टाइम्स नहीं लिखोगे तो बेटा मार्क्स कट जाएंगे। एंड इसका आंसर का मतलब क्या है वो भी मैं समझा चुका हूं जब मैंने फॉर्मूला समझाई थी लास्ट आपको, पर मैं अभी वापस से समझा दूं। तो इसका मतलब ये है, ओके, अगर कोई डिबेंचर होल्डर है या अगर कोई जैसे कोई बैंक है, तो अगर वो ये देखेगी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.4 टाइम्स है, तो वो बोलेगी कि हाँ अच्छी बात है, इस कंपनी को लोन जो है वो देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी के पास इंटरेस्ट के सामने कितने टाइम्स प्रॉफिट है। तो हमारी जो कंपनी है, जो जस्ट मैंने अभी कैलकुलेशन की, हमारी कंपनी के पास इंटरेस्ट के सामने 9.4 टाइम्स का प्रॉफिट होता है। मतलब इंटरेस्ट जो है वो 10,000 है, हमारा प्रॉफिट है 94,000। तो हमारे एक तरीके से जो इंटरेस्ट के सामने हमारा प्रॉफिट जो है वो 9.4 टाइम्स है, जो कि अच्छी बात है। आप अगर उल्टा कर दो, आप अगर 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 9.4 कर दो, तो आपका 94,000 आ जाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो है उसकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये सब में आप करके भले चेक कर सकते हो। ओके, इसका मतलब ये है कि 10,000 के सामने 94,000 का प्रॉफिट है, एंड जितना प्रॉफिट ऑब्वियसली 10,000 के सामने प्रॉफिट की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ओके, जो बैंक अगर देखेगी कि भाई 10,000 के सामने अच्छा खासा प्रॉफिट है, ठीक है, कोई डिबेंचर होल्डर या कोई इन्वेस्टर देखेगा, ओके, तो जितना आपका ये रेशियो ज्यादा होगा उतनी आपकी कंपनी की एक तरीके से जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी आई होप आपने यहाँ पे पॉज करके लिख लिया हो। ठीक है, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं यहाँ पे पॉज करके लिख लो। एंड ये क्वेश्चन नंबर 65 था, या आपकी टेक्स्ट बुक में गरेवाल में से पीछे में से मैंने इमेज निकाल के यहाँ पे लिख दी। ओके स्टूडेंट्स, आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी के 4 रेशियोज थे वो मैंने करवा दिए। अभी उसके बाद है एक्टिविटी रेशियोज। तो एक्टिविटी रेशियोज भी बोलते हैं बेटा, परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोलते हैं, या टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं। इसकी भी 4 फॉर्मूलाज हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, अब एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो से हमारी कंपनी की सॉल्वेंसी पता चलती है कि हम अगर लोन लेते हैं तो पे कर पाएंगे कि नहीं, मेन उसके ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। लिक्विडिटी रेशियोज में ये पता चलता है कि हमारी कंपनी की एक तरीके से जो लिक्विडिटी है, अगर शॉर्ट टर्म में हमको पैसे पे करने पड़े, अगर हमारी करंट लायबिलिटीज या लिक्विड एसेट हमारी कंपनी के पास कितने हैं, या अगर शॉर्ट टर्म में हमारी कंपनी को पैसे अगर पे करने पड़े तो वो पे कर पाएगी कि नहीं, या उसकी कितनी हैसियत है पे करने की, वो हमें एक तरीके से लिक्विड रेशियो से पता चलता है। अब एक्टिविटी रेशियोज जो है वो हमारी एंटरप्राइज में, ये हम खुद एज ए कंपनी खुद यूज करते हैं। जो अभी तक हमने सीखा ना, वो हम एज ए कंपनी तो यूज करते ही हैं, पर ज्यादा जो लिक्विडिटी रेशियोज हैं या ज्यादा जो एक तरीके से हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, वो डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ये सब बैंक्स, ये सब यूज करते हैं, ताकि एक तरीके से उनको पता चले कि भाई इस कंपनी को ब्याज मतलब लोन वगैरह देना है कि नहीं। एक्टिविटी रेशियोज जो है वो हम एज ए कंपनी खुद यूज करते हैं, क्योंकि एक्टिविटी रेशियोज हमें बताते हैं कि हम अपनी कंपनी के रिसोर्सेस कितने अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं। ठीक है, हम अपनी कंपनी के जो रिसोर्सेस हैं वो कितनी अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं, वो हमें एक्टिविटी रेशियो से पता चलता है। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हमको पता चलेगा, ऑब्वियसली ये जो है वो स्टार्ट करवाने वाला हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में पता चलेगा कि इन्वेंट्री
एक तरीके से कितनी इन्वेंट्री, कितने टाइम्स जो है वो इन्वेंट्री हम टर्नओवर करते हैं, मतलब कितने टाइम्स जो है वो इन्वेंट्री जो है वो एक तरीके से बिक जाती है। ओके, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि जो हमारे डेटर्स हैं वो हमें कितने टाइम में पैसे देते हैं, कितने टाइम में हम डेटर्स को इन कैश जो है वो कन्वर्ट करते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि क्रेडिटर्स से हमको कितने टाइम में पैसा मिलता है। तो जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो कितनी अच्छी तरह से यूज होते हैं, वो ये एक्टिविटी रेशियोज या परफॉर्मेंस रेशियोज हमें बताते हैं। ऑब्वियसली जितना एक्टिविटी रेशियो ज़्यादा होगा उतना इसका मतलब ये है कि हम अपना कैपिटल उतनी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं।